कहीं एक आधा प्राणी मरता है और उस प्राणी को गांव के बाहर फेंक देते हैं, तो उस प्राणी का डेड बॉडी खाने के लिए कौन कौन आते हैं? कौन कौन आते हैं? कुत्ते आते हैं, पक्षी आते हैं, राक्षस आते हैं, हैवान आते हैं। कौन आते हैं? हैवान। वो मुर्गी काटते हैं, मुर्गी काटते हैं, उसका मांस रोचते हैं और वो मांस मुर्गी काटने के बाद वो जिंदा है क्या मरा हुआ है? मरा हुआ है। और वो मरा हुआ मांस खाने वाला आदमी और वो मरे हुए प्राणी का मांस खाने वाला वो हैवान, दोनों क्या है? आपस में बहुत संबंधित है। हैवान है, हैवान प्रकृति के खिलाफ है, ईश्वर के खिलाफ है, ईश्वर के खिलाफ है। किसी भी फूड चेन ने मानव को नहीं दिया, न मानव किसी का खाद्य है, न अन्य किसी प्राणी मानव का खाद्य है। ये तो हैवान का काम है, हैवान का काम है। साथियों, जीव और जीवन जुआर एक जीव दूसरे जीव को जीता है और दूसरा जीव खुद में विलीन करता है। ये नैसर्गिक सत्य है, हम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे नीति शास्त्र है और नीति शास्त्र का तंतोतंत पालन है। अगर शेर को भूख लगती है, शेर का भूख लगती है, वो देखता है कि मेरे सामने ये हरिण क्या हो गया, हाँ जिनके घूम रहे हैं, कुछ बलिष्ठ है, कुछ दुर्बल है। अगर मन में कुछ लाता तो एक झाप में वो पकड़ लेता बलवान और खा लेता, लेकिन खाता नहीं, पकड़ता नहीं। क्या करता है? पहले आवाज देता, घर का क्या होता है, कहता है वो, हाँ, और उनको चेतावनी देता है कि देखो मुझे भूख लगी है, मैं आपको खाने वाला हूं, आप भागे, आपका प्राण बचाए। नीति शास्त्र वो देखता है, जो सबल है वो सामने भाग रहा है, दुर्बल है वो पीछे है, उसमें ताकत है, छलांग लगा तो वो बलवान को पकड़ सकता है, खा सकता है, लेकिन नहीं खाता। वो देखता है कि ये पीछे रहने वाला निर्बल है, दौड़ नहीं सकता, अशक्त है। अगर ये जिंदा रहा तो उसकी अगली नस्ल और बेकार होगी और वंश विच्छेद होगा। प्रभु ये जिंदा रहना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि अगली नस्ल दुर्बल होगी और शायद वंश विच्छेद होगा, तो मैं इसकी मुक्ति दूं तथास्तु। और वो पकड़ता है, नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र है। लेकिन ये दो पाव का जानवर क्या करता है वो तो करो। इट इज द यूनिवर्सल स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। प्रकृति का नियम है, सबल जिएगा, निर्बल को दुर्बल को जीने का अधिकार, क्योंकि वंश शास्त्र है, क्योंकि वंश शास्त्र है। मैं जो खगों की तरफ देखता हूं, अभ्यास करता हूं, सूक्ष्म निरीक्षण करता हूं, तो मैं देखता हूं जो दुर्बल पेड़ है उस पर ही कीटक है। कीटक कहां है? रोग कहां है? पेड़ों पर। जो दुर्बल है उस पर ही कीटक है, उस पर ही डैमेज है, उस पर ही रोग है। साथियों, इस नियम का क्यों न हम फायदा उठाएं और खुशी में उसका उपयोग करें। वो कैसे करें अब हम देखें। इसका दूसरा अन्वयार्थ शंकराचार्य ऋषि ने बताया, उत्तर मीमांसा समीक्षा। क्या कहते हैं शंकराचार्य ऋषि? वे कहते हैं एक जीव दूसरे जीव को मदद करता है जीने के लिए। क्या कहते हैं? एक जीव दूसरे जीव को जीने के लिए मदद करता है और खुद उस जीव में विलीन होता है। सहज में सिंबॉयसिस है। प्रकृति में हम दो बातें देखते हैं, एक सहज जीवन है, सिंबॉयसिस है, और दूसरा एक के ऊपर दूसरा जीने का भी वहां हम प्रोसेस देखते हैं। एक नाणे के दो पहलू। क्या वजह है? ईश्वर ने इसकी निर्मिति क्यों की? क्या डुप्लीकेट पॉलिसी है? नहीं, इसका कारण है, कार्य कारण भाव है। अब हम वो देखें। साथियों,
रोहिणी नक्षत्र के अंतिम चरण में बारिश आती है और छठे दिन हम देखते हैं कि जंगल में अनेक तरह के पौधे उगे हुए, कितने अनगिनत और एक के साथ एक सटे हुए। 1 इंच भूमि खाली नहीं है, 1 इंच भूमि खाली नहीं है, और सब उगे हुए बढ़ने लगे और बढ़ते 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 जाते हैं और हर एक को बीज लगते हैं, हर एक को बीज लगते हैं। एक होता है छोटा, एक होता है छोटा पौधा, दूसरा होता है उसके ऊपर हमारे खेत में पैदा करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। एक किसी बोर्ड से हम बिजली नहीं लेंगे, उसके मॉडल भी हम खड़ा करेंगे। हम जंगल में क्या देखते हैं कि बारिश का पानी बरसते ही अनगिनत पौधे बढ़ने लगते हैं और एक साथ बढ़ते हैं। कुछ कम ऊंचाई के होते, कुछ मीडियम ऊंचाई के होते, कुछ महावृक्ष होते, और कभी उनका आपस में झगड़ा नहीं होता, कभी उनका आपस में झगड़ा नहीं होता, न कभी कोर्ट मैटर होता है, न असेंबली क्वेश्चन होता है, न पार्लियामेंट क्वेश्चन होता है, और हर एक को बीच लगते हैं, हर एक को बीच लगते हैं। प्रकृति में झगड़ा नहीं है, प्रकृति में झगड़ा नहीं है। झगड़ा केवल कौन करता है? ये दो वृक्षों का शादी हो, सहजीवन, सहजीवन, सहजीवन। हर पौधा दूसरे को मदद करता है, वो सहजीवन। क्यों ना हम हमारे क्रॉप पैटर्न में इसका इस्तेमाल करें ताकि हम हमारा क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा। हर वनस्पति का आयुष्मान क्रिएशन, हर वनस्पति का आयुष्मान नक्षत्रों के पट में होता है, नक्षत्रों के गुणोत्तर में होता है। लेकिन आदमी का आयुष्मान वर्ष में नहीं होता। 100 साल झूठ बात है, 50 साल झूठ बात है। आदमी को, मानव को श्वास की संख्या दी है ईश्वर ने। क्या दिए? तुझे इतने श्वास जीने हैं, कितने श्वास जीने हैं, मापे हुए श्वास। कैसे? अब हम देखें। ग्रीन रैप, मुख, क्या कहते हैं इसको? हेसल। क्या आयुष्मान है? 60 डेज। कितना है? 60 डेज। होल नक्षत्र कितना? होल नक्षत्र। ब्लैक राम, ब्लैक मीन्स उर्दू, कितना? 75 डेज, 5 नक्षत्र। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट 2 प्रकार के ग्राउंडनट है। एक जो उखाड़ते हैं और जो फैलता है। उखाड़ने वाला 90 डेज, 6 नक्षत्र, और फैलने वाला 135 डेज। फैलने वाला ग्राउंडनट देशी 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 135 डेज, 135 डेज। कितना? 9 नक्षत्र। टोकरी, टोकरी 180 डेज। कितना? 180 डेज, 12 नक्षत्र। ज्वार 135 डेज, लोकल ज्वार, लोकल ज्वार 135 डेज। नक्षत्र के पट, नक्षत्र से गुणोत्तर। एक विशेषता है प्रभु ने वनस्पतियों को दी हुई विशेषता है, लेकिन मानव को केवल श्वास दिए है। आयुष्मान श्वास बाय बनाना 36 नक्षत्र, नक्षत्र गुणोत्तर, नक्षत्र गुणोत्तर। डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स, developments of the plant is straight correlated with the nakshatras. Developments of every plant is straight correlated with the nakshatras. And those plants which are high
in height, they are not only correlated with nakshatras, they are related also with cosmic rays also. तो साथियों, मानव को श्वास दी है, नंबर ऑफ श्वास। अगर आप ज्यादा जीना चाहते हैं तो श्वास का उपयोग कम करें। जब अगर आपको ज्यादा जीना चाहते हो तो श्वास का उपयोग कम करें, और कम जीना चाहते हो तो श्वास का उपयोग ज्यादा करें। श्वास का उपयोग ज्यादा कब होता है? जब आप बुरे कर्म करते हो, चोरी करते हो, डाका डालते हो, भ्रष्टाचार करते हो, मांस खाते हो, दारू पीते हो, बुरा काम करते हो, तो क्या होता है? धड़कन बढ़ती है, श्वास बढ़ती है। जब श्वास बढ़ते है तो आयुष्य बढ़ता है। अगर आयुष्य बढ़ाना चाहते हो तो बुरा काम मत करो। बाय 36 नक्षत्र, बाय 36 नक्षत्र टोकरी कितने? 180 days। और ये उर्दू या अल्फंदी 90 days 6 नक्षत्र। कितना? टोकरी के पास असंधि लगाइए। असंधि का आयुष्मान 6 नक्षत्र में खत्म होता है। हम फलियां तोड़ते हैं, पत्तियां गिरती है, फल गिरता है, सब फूल गिरते हैं और उसका डिकम्पोजिशन होता है। और विघटन के बाद इस शरीर में बंदिश सभी अन्नद्रव्य ये इसकी टोकरी की जड़ें खींच देती है और अपनों में समाई जाती है, ताकि ये सब अपना असंधि किसके शरीर में समाया होता है? टोकरी। टोकरी का आयुष्मान 12 नक्षत्र, 12 नक्षत्र। टोकरी का आयुष्मान समाप्त होने के बाद टोकरी के पत्ते गिरते हैं, काष्ठ गिरता है, खोल गिरता है, वो डिकम्पोज होता है। उसमें जो लिबरेटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मुक्त होते हैं, वो एक कप अपने कपों के बाहर से जड़ें खींच लेते हैं और ये सब टोकरी का इसमें समाया जाता है। एक सत्य है, वास्तविकता है। एक सत्य है, वास्तविकता है। कोई भी दो वनस्पति प्रकार खाद्य के लिए संघर्ष नहीं करते, स्पर्धा नहीं करते। इट इज द ट्रूथ। कोई भी दो वनस्पति प्रकार अन्न के लिए, खाद्य के लिए स्पर्धा नहीं करते। स्पर्धा करने वाला दो मौकायुक्त प्राणी है जो आपस में लड़ता है। साथियों, 98.5% शरीर किस तत्व से बना है? हमने पहले दिन देखा है कल। कार्बन यानी हवा, पानी और सोलर एनर्जी। क्या इसकी स्पर्धा है? नहीं स्पर्धा है। अरे पूरा शरीर तो इससे बना है, आपस में स्पर्धा नहीं है। यानी वहां क्या है? हिंसा नहीं है। लेकिन अहिंसा का अलग प्रकार है, अलग प्रकार है। ये उर्दू अपना जीवन किसको समाज देता है? टोकरी को देता है। टोकरी बाय को देता है। ये तो अदृश्य जीवन है, अदृश्य, जो हमारे मानव में दिखाई नहीं देता है। उनको तत्व ज्ञान नहीं, उनके पीछे फिलॉसफी नहीं है। न गांधीवाद है, न बुद्धवाद है, न वो मार्क्सवाद है। लेकिन उनमें वाद नहीं, हम में बहुत वाद है और वाद ही वाद है।